ब्रह्मांड, विज्ञान और वेदांत, क्या कोई कनेक्शन है इसमें? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचा, ये तो आपको मालूम ही है। उसके अगले ही दिन इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी, उन्होंने एक दावा किया और उनके इस दावे को देश के तमाम अखबारों ने प्रमुखता से छापा। सोमनाथ जी का दावा है, विज्ञान वेदों की ही देन है, वेदों से ही विज्ञान आया है। आखिर उन्होंने ये दावा क्यों और कैसे किया, ये जानने की कोशिश करेंगे। कुछ फैक्ट्स के जरिए, कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगी, उससे हम उनके इस दावे की पड़ताल करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाती हूँ कि आखिर उन्होंने कहा क्या अपने दावे में। सोमनाथ जी ने 25 अगस्त 2023 को उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहा कि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक विचारों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल की जाती थी। कंप्यूटर की भाषा भी संस्कृत ही है। एल्जेब्रा, आर्किटेक्चर, मेटलर्जी, यहाँ तक कि अंतरिक्ष विज्ञान के सिद्धांत भी वेदों में ही मिले हैं। उन्होंने आगे कहा कि अरब देशों से पश्चिम होते हुए हमारे ये सिद्धांत पश्चिमी देश पहुंचे, वहां पर उन्होंने इसे अलग स्वरूप में पेश किया और अपना बता दिया। वो आगे कहते हैं कि 8वीं शताब्दी की एक किताब है सूर्य सिद्धांत, और एक रॉकेट साइंटिस्ट होने के नाते मैं यह जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि उस किताब में सौर ऊर्जा और टाइम स्केल के बारे में बताया गया है। आपको ये तो मालूम ही होगा कि सनातन में 4 वेद हैं और उन चारों वेदों के 6 अंग हैं। उन्हीं में से एक अंग है ज्योतिष, जिसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ज्योतिष को वेदांग भी कहा जाता है, उसे वेदों की आंख भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पर एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हुए हैं जिनका नाम है के.एन. राव जी। आपको ये मैं बता दूं कि के.एन. राव जी नासा में रिसर्च डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। यूएस की स्पेस एजेंसी नासा, वही नासा है जिसने चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग में हमारे देश की मदद की, कुछ डेटा प्रोवाइड करके जो उनके अपने थे। के.एन. राव जी ने एक किताब लिखी है, करियर्स अप्स एंड डाउन्स। मैं आपको अंश सुनाती हूँ उसी किताब से जो के.एन. राव जी ने लिखी है। बहुत ही रोचक है। मैं पहले पढ़कर सुनाती हूँ, फिर उसका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगी हमारे हिंदी दर्शकों के लिए। तो सुनिए। चैप्टर नंबर है केस स्टडी 13, द लॉस्ट किंगडम। मैं दिखा दूं आपको, ये वो किताब है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आप देख सकते हैं लेखक का नाम के.एन. राव है। India, which has a rich spiritual culture with legacy of classical ancient knowledge of which astrology is a part, lost good deal of all of that after her independence in August 1947. This happened for one justifiable reason and the other because of a highly irrational behavior of the then Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. The justifiable reason was the great decision of Sardar Vallabhbhai Patel, the super Bismarck of India, who got over 500 states integrated into the Union of India. वो आगे कहते हैं, the classical tradition of music, ancient arts, astrology, which these states had patronized, started getting disintegrated because Jawaharlal hardly knew the great traditions in India. His upbringing was such that if he knew anything of any culture outside Europe, it was because in his jail days he read books and educated himself to the extent to which it was possible. His hypocritical opposition to astrology has been shown by me in my book, The Nehru Dynasty. I say so, मैं रिपीट करती हूँ, वो आगे लिखते हैं, I say so because he used to get astrological consultations privately from me. हमारे जो हिंदी के दर्शक हैं उनको मैं समझा दूं कि के.एन. राव जी क्या कहना चाह रहे हैं। लबोलुबाव ये है, उन्होंने कहा है
कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, हमारे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनसे प्राइवेटली कंसल्टेशंस लेने के लिए आया करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जी को भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, किस वजह से उनका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में जागा, पर के.एन. राव जी की इस किताब में जो उन्होंने बातें लिखी है उससे ये तो प्रूव होता है कि उनको भी इसमें इंटरेस्ट था। वही नेहरू जी जिनके बारे में सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उन्होंने इसरो की स्थापना की, सच्चाई भी है कि उन्हीं के कार्यकाल में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अब मैं आपको और एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास और एक किताब है, ये किताब है गुप्त भारत की खोज। 1850 से 60 के आसपास की लिखी हुई ये किताब है। लिखा है पत्रकार डॉक्टर पाल ब्रंटन ने और इसको हिंदी में अनुवाद किया है, आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी अध्यापक हैं उन्होंने। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि कैसे वो पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और उनके भ्रमण का कारण था, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स रहते थे वो जब वापस ब्रिटेन जाते थे तो वो यहाँ के योगियों, यहाँ के आध्यात्म, यहाँ के दर्शन उनको जानकर जब यहाँ से जाते थे तो वो अपने लोगों को बताते और उनमें अजीब प्रकार की कौतूहलता होती थी। और उस अपनी कौतूहलता को, उस सत्य की खोज को शांत करने के लिए पाल ब्रंटन पूरे देश में घूमते हैं और इस दौरान वो एक से बढ़कर एक योगियों से मिलते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात दक्षिण भारत के शंकराचार्य से उस वक्त होती है। मैं आपको 18वीं सदी की बात बता रही हूँ, ये जो उन्होंने इस किताब में लिखा है 1850-60 के आसपास की बात है। उसका एक हिस्सा जब वो मिले शंकराचार्य जी से तो उन्होंने जो उनकी जो जिज्ञासाएं थी उन्होंने उनसे उसका उत्तर जानने की कोशिश की और एक छोटा सा उत्तर जो शंकराचार्य जी ने उन्हें दिया वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ इस किताब से। वेदों और उपनिषदों को आधार बनाकर शंकराचार्य जी ने जो उन्हें जवाब दिया वो आप सुनिए। पाल ब्रंटन जी लिखते हैं, मैंने अपने यहाँ के आधुनिक डकैतों को ध्यान में रखते हुए पूछा कि हमारे पश्चिम में ऐसे भी व्यक्ति देखने में आते हैं जिनमें दैवी आत्मा की अपेक्षा शैतान निवास करता हुआ जान पड़ता है। अब देखिए कि शंकराचार्य जी का क्या जवाब होता है। वो कहते हैं, लोगों को उतना दोषी मत ठहराओ जितना कि वातावरण को। जन्म से ही वे ऐसे वातावरण में रहते हैं और उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी रहती हैं जिनके कारण उनको लाचार होकर अपने सच्चे स्वभाव से बहुत ही नीचे उतर जाना पड़ता है। यह बात पश्चिम में ही क्यों, पूर्व में भी उसी प्रकार लागू होती है। समाज को ही इतना उत्तम बनना होगा कि उसके ताने बाने से एक मधुरिमा छा जाए। जड़वाद के साथ आदर्शवाद का उचित सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसार के संकटों का और कोई इलाज नहीं है। हर एक राष्ट्र मुसीबतों में फंसा जा रहा है। यही मुसीबतें हैं, यही यंत्रणाएं भावी परिवर्तन और सुधार के सच्चे कारण अवश्य साबित होंगे। जैसे कि प्रायः कोई असफलता सच्ची सफलता का मार्ग बताने का अच्छा साधन बन जाती है। वो देश जिसने हमें कभी सपेरों का देश कहकर संबोधित किया, ये पुस्तक उसी देश के एक पत्रकार की लिखी हुई है। अब और एक बात पर चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में मुख्य रूप से 9 प्रकार के दर्शन हुए, 6 आस्तिक और 3 नास्तिक। नास्तिक में अगर हम चारवाकों की ही बात कर लें, जिनके जीवन का सिद्धांत होता है ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा, या फिर पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, आप अगर इसके सिद्धांत में भी विश्वास रखते हैं तो भी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरा है, अंधेरा एक सत्य है, इस सत्य को स्थापित करने के लिए उजाला एक सत्य है, ये आपको मानना पड़ेगा। और उजाला एक सत्य है, इस सत्य को स्थापित करने के लिए अंधेरा भी एक सत्य है, ये बात भी आपको माननी ही पड़ेगी।
वेदांत यानी कि वेदों के अंत में कुछ सवाल उठाए गए हैं और वो सभी सवाल एक मनुष्य जहां तक उसकी सोच जा सकती है, उसके मन में जो भी सवाल आ सकते हैं, उन सभी का उत्तर आपको उपनिषदों में मिलेगा। फ्रांस के एक बहुत ही जाने माने दार्शनिक हुए, उनका नाम था शोपेनहार। शोपेनहार उपनिषदों के बारे में कहते हैं कि दे आर द सोलेस ऑफ लाइफ। उपनिषदों को फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट्स भी कहा जाता है। पर इन सारी सच्चाइयों को जिस पर अभी हमने चर्चा की, उनको जानने के लिए एक बार आपको उन सभी को पढ़ना पड़ेगा। किसी और ने पढ़ा और फिर उसने क्या कहा, वो उसके अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपोजर, अपनी समझ से उत्पन्न हुए जो व्यूज हैं वो हैं, आपको खुद से जानना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और गलत रास्ता कौन सा है या फिर सही रास्ता कौन सा है, ये जानने के लिए आप अगर दोनों रास्तों पर कभी चले हो तो ज्यादा आसानी से आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि सही रास्ता कौन सा है। एक और तथ्य आपके सामने रखती हूँ जिससे आपको ये मालूम होगा कि हमारी वैदिक परंपरा कितनी साइंटिफिक है और हजारों साल पहले वो बातें उसमें कह दी गई हैं जिनको आज साइंस मान रहा है। विश्व को एक और देन है हमारे देश की, वो है योग। और उसी योग का एक पार्ट है स्वर योग। आपने देखा होगा कि कुछ योगी अपने बगल में कोई लकड़ी नुमा कुछ यंत्र लेकर घूमते हैं जिसे कि योगदंड कहा जाता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया होगा कि वो आखिर उसे यूज क्यों करते हैं। चलिए मैं बताती हूँ। योगदंड का काम होता है स्वर योग में स्वर को ऑल्टरनेट करना। स्वर यानी कि हमारी सांस। योग में माना जाता है कि हमारे शरीर में मुख्यतः 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें से कि 2 नाड़ी प्रमुख रूप से काम करती है। एक है हमारे शरीर के बाएं तरफ रहने वाली चंद्र नाड़ी, जिसे हम ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, और दूसरी है हमारे शरीर में मौजूद पिंगला नाड़ी, जिसे कि सूर्य नाड़ी हम कहते हैं। चंद्र नाड़ी का काम होता है शरीर को शीतलता प्रदान करना और सूर्य नाड़ी का काम होता है शरीर में गर्माहट पैदा करना। साइंस आज ये बात कहता है कि खाना खाने के बाद अगर आप बाईं करवट लेटें तो आपका डाइजेशन सही रहेगा। हमारे योगी तो कई हजारों साल पहले ये बात कह चुके हैं। योगदंड का आप उपयोग नहीं कर सकते, पर एक काम करके देखिएगा। जब आप खाना खाएं तो आप बाईं तरफ लेटें। ठीक है, आप ये तो समझ गए कि आपका डाइजेशन सही रहेगा। आपको जब कभी सर्दी जुकाम बुखार हो, सर्दी या जुकाम हो, यानी कि आपके शरीर को जब गर्माहट की जरूरत हो, तो आप अपनी दाई नाक से सांस लीजिएगा और छोड़िएगा, यानी कि अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करिएगा। वो एक प्राणायाम की प्रक्रिया है, किसी और दिन हम चर्चा करेंगे। मैं बस आपको अभी थोड़ा सा समझा दे रही हूँ ब्रीफ में। तो जब आप अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे तो सर्दी जुकाम में आपको बहुत राहत मिलेगी। और जब योगी कहते हैं कि आपका शरीर ज्वर से यानी कि बुखार से तप रहा हो, उस वक्त हमें अपनी चंद्र नाड़ी को प्रयोग में लाना चाहिए, जिससे कि शरीर में शीतलता हो, बुखार कम हो। एक बात और मैं आपको रोचक बता दूं यहाँ पर। अभी मैंने आपसे कहा कि चंद्र नाड़ी हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है। ज्योतिष यानी कि वेदांग, वेदों की आंख, आपको याद होगा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, ज्योतिष में चंद्रमा को जल तत्व की राशि कहते हैं। और ये बात अलग अलग देशों ने जो अपने मिशंस भेजे चांद पर, उसमें प्रूव हो चुकी है कि चंद्रमा पर जल यानी कि पानी, ट्रेसेस ऑफ वाटर पाए गए हैं। तो हमने तो हजारों साल पहले ये विश्व को बता दिया था। आज बस साइंस उसे प्रूव करने के लिए चाहिए कि लोग मान ले इस तथ्य को। और अब मैं सम अप कर रही हूँ एक और तथ्य आपके सामने रखते हुए। 1920s में बिग बैंग थ्योरी आई, जिसमें यह फाइंड आउट करने की कोशिश की गई कि ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स अस्तित्व में कैसे आया। यही बात तो हमारे वेदों में हजारों साल पहले कही जा चुकी है। ऋग्वेद जो कि हजारों साल पुराने हैं, उसमें हिरण्यगर्भ और ब्रह्मांड विस्फोटक की बात कही गई है। बिग बैंग थ्योरी और
ऋग्वेद ने जो बात कही, ये दोनों ही थ्योरीज काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। बिग बैंग भी उसी दिशा में आगे बढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके सामने जो तथ्य रखे, किताबों की जो चर्चा की, उनसे आपको ये समझने में आसानी हुई होगी कि ब्रह्मांड, विज्ञान और वेद किस तरीके से आपस में कोरिलेटेड है, एक दूसरे के अनुपूरक है, और आज की परिस्थिति में इन तीनों की ही, स्पेशली मैं वेद और विज्ञान की बात कर रही हूँ, तो इन दोनों की कितनी आवश्यकता है। तो आपको भी अगर ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को जानने का मन करता है, कौतूहलता होती है जानने की, तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही तथ्य सामने लेकर आया करूंगी। क्या क्या रिसर्च हो रहे हैं पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के, जैसे कि रशिया अभी एक रिसर्च कर रहा है। हमारे यहाँ कहते हैं फलाने दिन आप फलाने रंग के कपड़े पहने, तो रशिया इस बात पर आगे भी रिसर्च कर रहा है। ऐसे भी रिसर्चेस और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आगे भी आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। तो इसे जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।